सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली। मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बैरून मुल्क जायदाद के हवाले से खामोशी तोड़ दी है। अलीमा खान का कहना है कि मेरे शौहर 20 साल से टेक्सटाइल बिजनेस से मुंसलिक हैं, सिलाई मशीन एक्सपोर्ट करते हैं। मेरी तमाम जायदाद डिक्लेयर है, कोई जायदाद नहीं छुपाई। मेरे खिलाफ झूठी मुहिम चलाई जा रही है। शौकत खानम के जरिए जायदाद बनाने की खबरें गलत हैं। मीडिया का एक मखसूस हिस्सा असासे गैर कानूनी साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अपने बैरून मुल्क असासों से मुताल्लिक, जायदादों से मुताल्लिक खामोशी तोड़ दी है। बिल्कुल अपनी कमाई की है, 20 साल काम किया और जब खातून काम करती हैं तो उसका हम मशीनों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा है। लाखों लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं, लाखों। तो ये जायदाद जो आपने बनाई है, क्या मशीनों पे काम करके बनाई है? मशीनों पे लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। आपकी जो एक्सपोर्ट्स है, आप ज़रा चेक करें आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी है पाकिस्तान में, और जो आपका फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है ना, और सिलाई की मशीनों से आ रहा है। अच्छा मैम, आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपकी जायदाद इतनी सारी, आपने सारी डिक्लेयर की हुई है अपनी सारी जायदाद? सब डिक्लेयर है। ये जो नई जायदाद अमेरिका की सामने आई है, ये आपने नई जायदाद में किसने कहा था छुपाई? वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान की तरफ से दुबई फ्लैट छुपाने का केस। FBI की तरफ से अलीमा खान को 2 करोड़ 94 लाख रुपए जुर्माना किया गया। अलीमा खान ने कुल रकम का 25% 73 लाख रुपए जमा करवा दिया है। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान बाकी रकम की अदायगी के लिए 1 साल की एक साथ करवाना चाहती हैं। अलीमा खान ने दुबई में 28,78,000 दिरहम का फ्लैट खरीदा था, जिसके हवाले से अब तहकीकात जारी हैं और जुर्माना आयद किया गया है अलीमा खान पर, जिसको वो क्लियर करवाएंगी। 2 करोड़ 94 लाख रुपए जुर्माना है, जिसमें से अलीमा खान ने 25% जो कि 73 लाख रुपए बनता है वो जमा करवा दिया है। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। FBI का कहना है कि अदालत ने माहाना रिपोर्ट जमा करवाने का कहा था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि जी बताएं क्या पेशरफ्त है। अदालत ने FBI की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और 1 माह में मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली है। FIA की रिपोर्ट का कॉपी 24 न्यूज़ ने हासिल भी कर ली है। 26 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ है। तो अहम खबर है जिस पर आपको आगाह कर रहे हैं। समाअत जारी, पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। FBI का कहना था कि अदालत ने माहाना रिपोर्ट जमा करवाने का कहा था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि जी बताएं क्या पेशरफ्त है, जिस पर अदालत ने FBI की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत कुछ देर में जो है शुरू करनी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच दिन 1 बजे आज समाअत करेगा और अब बस कुछ ही देर बाकी रह गई है, जिसके बाद समाअत का आगाज हो जाएगा। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे अमानत गशकोरी। अमानत गशकोरी, बताएगा आज समाअत 1 बजे शुरू होगी, क्या तफसील है? वकला पहुंच गए क्या? बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी और केस की समाअत दिन 1 बजे होनी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस पर समाअत करेगा। ताहम अभी कोई भी मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा या उनकी जानिब से कोई अदालत में पेश नहीं हुए, अदालत में नहीं आए। नवाज शरीफ के जो वकील ख्वाजा हारिस हैं वो सुबह ही अदालत में पहुँच गए थे, जो कि अभी भी
अदालत में मौजूद हैं और उनकी जानिब से आज अदालत में दलाइल दिए जाएंगे। गुज़िश्ता 3 समातें अदालत में हुई हैं इस केस के बारे में और ख्वाजा हारिस ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास यह अख्तियार है कि वो सज़ा मुअत्तल कर सकती है। अगर नैब किसी मुल्ज़िम को सज़ा देता है तो उस पर सज़ा मुअत्तल हो सकती है। ताहम नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं है। अगर कोई हार्डशिप का मसला हो या इस तरह की सूरत हाल हो तो उसमें सज़ा मुअत्तल की जा सकती है। ताहम इसके अलावा सज़ा मुअत्तल नहीं की जा सकती। अब इस केस पर की आज दोबारा समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच दिन 1 बजे इस पर समाअत करेगा। इसी समाअत के हवाले से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहेंगे। जी सर, बताइएगा आपको क्या लगता है कि आज की समाअत में क्या होने जा रहा है, क्या अदालत में फैसला? हमारा देखें, आज की समाअत जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है और अहमियत की हामिल इसलिए है चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ्लैगशिप और इसके अलावा अल अज़ीज़िया की जो अपीलें हैं वो दायर हो चुकी हैं और 21 जनवरी को ही वो उनकी समाअत होनी है, जिसमें जस्टिस आमिर फ़रूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी जो है वो उनकी समाअत करेंगे। तो ये जो फ़ैसला होगा उस फैसले से बड़ा इसकी मुमासलत होगी और बड़ा ये जो है वो फ़ैसला इफेक्टिव होगा कि आज अगर फ़ैसला हक़ में आता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो फ़ैसला भी जो है वो नवाज शरीफ को फेवर दे सकता है। चूँकि फ़ैसला आने पर ये होगा, चूँकि नवाज शरीफ के जानब से 2 अपीलें हैं जिसमें एक जो अल अज़ीज़िया है उसमें 7 साल की सज़ा दी गई है, उसके ख़िलाफ़ है, और जबकि नैब की जानिब से 2 अपीलें हैं जिसमें फ्लैगशिप में जो उनको बरियत के ख़िलाफ़ है और इसके अलावा अल अज़ीज़िया में उनको 7 साल कैद की सज़ा जो सुनाई गई और कहा गया कि उसमें ये कम सज़ा है। तो वो दोनों अपीलें और उनका चूँकि 21 तारीख को उस पर समाअत होनी है, बाकायदा तौर पर अफ्रीकन को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। ख्वाजा हारिस ही उन अपीलों पर जो है वो दलाइल देंगे। आज भी ख्वाजा हारिस ने इधर दलाइल देने हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज का फ़ैसला या आज की समाअत 21 तारीख की समाअत के हवाले से, चूँकि एवन फील्ड में नवाज शरीफ को जो है वो वहाँ से उनके हक़ में फ़ैसला आया और उनकी सज़ा मुअत्तल हुई और फिर वो जेल से रिहा हुए। उनके वकला तो मुतमिन हैं और बड़े होपफुल हैं कि उनके हक़ में जो है वो अदालत फ़ैसला देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज की जो समाअत होगी उसके बाद जो है वो उसके असरात वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से आएंगे। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह सुना सगीर चौधरी साहब जो कि ब्यूरो चीफ है 24, वो ये बता रहे थे कि आज का जो समाअत है वो काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर आज का फैसला नवाज शरीफ के हक़ में आ जाता है तो उनके खिलाफ जो दीगर रेफरेंसेस ज़ेर समाअत हैं उनमें उनको फ़ायदा हो सकता है। तमाम आज की जो समाअत है वो काफ़ी अहम है। जी, समाअत काफ़ी अहम है। बहुत शुक्रिया अमानत, आपने हमें आगाह किया। एक और केस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पानी की कीमतों के तयन और इस्तेमाल से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। कोर्ट ने सूबों और विफाक की जानिब से जमा रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा कि रिपोर्ट्स आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। हुकूमत पंजाब में नीयत और काबिलियत दोनों मौजूद नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कोर्ट को बताया कि वजीर आजम और काबीना को समरी भिजवा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पानी नायाब हो रहा है, सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका है पानी। हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ताहाल कीमत मुकर्रर नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने अच्छी तजवीज़ पेश की है कि मसाजिद में वुज़ू के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। केस 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सिंध में असातिज़ा की तनख्वाहों की अदम अदायगी का केस भी सुना गया। खातून टीचर ने सुप्रीम कोर्ट में धरना दे दिया। खातून कोर्ट रूम 1 के अंदर बैठ गई, जिस पर जजेस कोर्ट रूम से उठकर चले गए। कोर्ट कुछ देर के लिए बर्खास्त कर दी गई। बाद अज़ां सिक्योरिटी हुकाम ने खातून को बाहर निकाल दिया। पुलिस ने खातून को अपनी तहवील में भी ले लिया है। सिंध में असातिज़ा की तनख्वाहों की अदम अदायगी का केस सुना गया। खातून टीचर ने एहतजाजन कोर्ट रूम नंबर 1 में धरना दे दिया।
और यहाँ आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में IPPs को जायद अदायगियों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि उमर अयूब साहब, ये किस तरह के मुआहदे हैं? आपने गौर किया कि IPPs को कितने जायद पैसे दिए गए? ग्रिड स्टेशन में बिजली नहीं पहुंच रही। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में IPPs को जायद अदायगियों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब अदालत में पेश हुए हैं और इसी पर हम मजीद भी बात करेंगे अवैस कयानी से, जो कि इस वक्त वजीर तवानाई उमर अयूब के साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। वक्त हमारे साथ वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, ये बताइएगा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है बिजली की लोड शेडिंग जो है वो जारी है, लेकिन वजारत तवानाई का कहना है कि दावा है कि मुल्क में ज़ीरो लोड शेडिंग है। तो इसके हवाले से ज़रा आवाम को क्लियर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात यह है कि लोड शेडिंग नहीं हो रही, लोड मैनेजमेंट ज़रूर हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हाई लॉस फीडर जहाँ पे चोरी है, जहाँ पे 85%, 75%, 60% चोरी हो रही है उन फीडर्स पे, उन पे हमें फिर ज़रूरी होता है बज़रिया मजबूरी हमें वहाँ पे लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे या बिजली दी जाए तो उससे आपका गर्दिशी कर्जे में इजाफा होता है और उसका खमियाजा जो है वो आम सारिफ जो कि अपना बिजली का बिल पूरा दे रहे हैं उनको पे करना पड़ता है, उनको अदा करना पड़ता है। तो उसके अलावा कोई लोड शेडिंग नहीं। जहाँ पे टेक्निकल वजूहात की वजह से आपको लाइन बेहतर करनी है, आपको ट्रांसफार्मर्स रिप्लेस करने हैं, जो परमिट्स लिए जाते हैं वो हम लोग कर रहे हैं गर्मियों से पहले और मौसम गर्मा से पहले। उसके अलावा लोड शेडिंग नहीं है। सबसे एक अहम बात है कि सस्ती बिजली फराहम करने का हुकूमत का दावा है, लेकिन ये बताइएगा कि आपको गैस नहीं मिल रही और इस हवाले से शिकायत भी आपने, जो एक लेटर भी हमें पहुंचा है, ये बताइए गैस ना मिलने से कितना कोई नुकसान हो रहा है, आवाम पर कितना कोई इजाफी बोझ पड़ रहा है फर्नेस ऑयल पर चलाने से? देखिए जी, जिस वक्त आप फर्नेस ऑयल चलाते हैं वो यही होता है कि आप अपना रिजर्व पैराशूट इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर जारी बात है कॉस्ट ज़्यादा होती है और वो हुकूमत को अदा करनी पड़ रही है इस वक्त। सबसे पहली चीज़ ये है, और फर्नेस ऑयल प्लांट्स को हमें वो अदायगी देनी पड़ रही है, ये एक चीज़ है। और इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने 2 गैस कंपनियों के सरबराहान को भी डिसमिस किया है, ये बहुत अहम बात है रिपोर्ट के बाद। उसके साथ साथ आप या देखें कि बिजली की नरखों में कमी के हवाले से हमारी इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग लाएं, शमसी तवानाई और आपके साथ साथ विंड एनर्जी और हाइडल, उसके साथ आगे जाके तो हमारी बिजली के नरखों में भी कमी आएगी। और सबसे अहम बात यह कि जो बिजली की चोरी हो रही है उसका हम लोग जिस तरह कला कमा करने निकले हुए हैं और उसको ख़त्म कर रहे हैं, उससे भी बेहतरी आएगी। एक अहम चीज़ कि जो गैस है, अगर वो दूसरी इंडस्ट्री से उनको प्रायोरिटी अगर पावर प्लांट्स को दी जाए तो इससे कितना कोई माशी जो है वो बोझ कम हो सकता है? देखिए जी, गैस हो गई या तेल, गैस की भी तो कीमत आखिर तेल के साथ हेज्ड है, तो आप वो भी कीमत अदा करनी पड़ती है। कोई मुफ्त चीज़ तो नहीं है गैस को, उसकी भी कीमत अदा करनी पड़ती है। डेट को कम करने के लिए अभी तक क्या इकदाम किए गए हैं और ये इसको जो सर्कुलर डेट का जो जिन है उसको बोतल में आप कैसे बंद करें? सबसे पहली बात यह है कि सर्कुलर डेट पिछली हुकूमत ने जिस वक्त लोड शेडिंग बिल्कुल मतलब वहाँ पे हर जगह पे उन्होंने लोड शेडिंग शेड्यूल को आसान कर दिया था, उन्होंने अलाउ कर दिया कि जो हाई लॉस फीडर्स हैं उन पे भी बिजली जाए, तो उससे 1-1.5 साल के अंदर अंदर सर्कुलर डेट या गर्दशी कर्जा 400 अरब रुपए चढ़ गया था, ये 1.5 साल के अंदर अंदर, और जिसका खुमियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। टैरिफ की नोटिफिकेशन में उन्होंने देर कर दी थी, वो भी फिर हमने ही किया है, और बजाय इसके कि 3 रुपये 84 पैसे जो कि नेपरा ने कहा था होना चाहिए, वो 1 जनवरी से लागू हो गया और उसको सिर्फ हमने 1 रुपये 27 पैसे किया है, और उस पे 300 यूनिट के जो सार्फिन हैं उन पे कोई इजाफा नहीं है। उसके साथ साथ तकरीबन 95% जो आपके कमर्शियल इदारे हैं, जो छोटी दुकानदार हैं, उनके ऊपर कोई इजाफा बिजली का नहीं किया गया। 3 रुपये फी यूनिट इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज का, उसका हमने फंडिंग की है। उसके साथ साथ 7.5 सेंट फी यूनिट एक्सपोर्ट की 5 इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने इंसेंटिव दिया है। तो ये वो सारी चीज़ें जो हमने खुद किया है, और उसके साथ साथ बिजली चोरी के ख़िलाफ़ जो मुहिम चल रही है उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, और जो नया टैरिफ अभी आया है उसके साथ भी सर्कुलर डेट की जो नुमायाँ तेज़ी आ रही थी उसमें कमी आएगी और वापस ये जिन जो है इंशाअल्लाह ताला नीचे आएगा। किया जा रहा था NTDC की तरफ से कि इस बार ये फोक फ्री कंडक्टर और सारा कुछ लगाएंगे, लेकिन जिस तरह आपकी भी स्टेटमेंट आई, हमने देखा कि फोक की वजह से एक दफ़ा फिर जो है ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई हैं। तो उस हवाले से भी कोई आपकी इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि दावा तो किया गया था कि इस दफ़ा ट्रिपिंग नहीं होगी फोक की वजह से? ये एक परफेक्ट साइंस नहीं है। आप फॉग फ्री
कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आप ज़रूर लगाते हैं, पर मसला ये होता है कि हर एक मुल्क, हर एक एरिया की अपनी नौइयत एटमॉस्फेयर की होती है। आलूदगी इन जगहों में जहाँ पे ये ट्रिपिंग्स आई थी, बिलखसूस रहीम यार खान और गुद्दू के एरिया में, वहाँ पे स्मॉग और जो धुंध है वो मिल के उसने उस इंसुलेटर में शॉर्टिंग क्रिएट की थी, और उन चीज़ों को भी बाकी जगहों में नहीं हुई, आपने देखी होगी। क्योंकि पिछले 3 माह से हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग तेज़ी से हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी की है और उसको बेहतर भी किया है। तो परफेक्ट साइंस नहीं है, कोशिश हमारी जारी है। कौन सी तकसीम कार कंपनी ऐसी है जिसके लाइन लॉसेज सबसे ज़्यादा हैं और वहाँ पर बिजली चोरी पर जो है वो ज़्यादा है, लाइन लॉसेज या नुकसान सबसे ज़्यादा है? इस वक्त 3-4 कंपनीज़ हैं जिनके आप समझे कि जहाँ पे चोरी काफ़ी ज़्यादा जिन कंपनीज़ में हो रही है, उसमें पेस्को है, केस्को है, आपका हेस्को है और सेप्को है। और यहाँ पे और पूरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म साहब की हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने कैंपेन चलाई हुई है। और आपकी मीडिया की आप या क्लिप देख लें, वहाँ पे एक आई थी कि रतो डेरों में, वहाँ पे पहले किसी हुकूमत ने ये नहीं किया था। हमारी हुकूमत को यह एजाज़ हासिल है, जहाँ पे 23 घंटे लोड मैनेजमेंट या लोड शेडिंग की जाती थी क्योंकि बिजली की चोरी होती थी। उन फीडर्स को भी बिल्कुल लोड शेडिंग से मुस्तस्ना किया है और वहाँ पे कुंडा कल्चर हमने ख़त्म किया है। बहुत अयूब का कहना है कि लोड शेडिंग नहीं हो रही बल्कि लोड मैनेजमेंट हो रही है और बिजली का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जी अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार चौधरी अहमद खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कार्रवाई का मुतालबा किया है। दरख्वास्त में कहा गया कि गुलाम सरवर खान मैट्रिक पास हैं, उन्होंने अपने हमनाम किसी और शख्स की BA की डिग्री हासिल की। वजारत पर मौजूद ऐसे शख्स को इस मनसब पर बैठने की इजाजत ना दी जाए जो कि सादिक और अमीन ना हो। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। बढ़ती आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, हुकूमत ने अपना प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत कल फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आबादी को कंट्रोल के मामले पर अदालत अपनी निगरानी रखेगी। हुकूमत ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अमल ना किया तो तबाही होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। हुकूमत ने आबादी कंट्रोल करने का एक्शन प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। सेक्रेटरी सेहत जाहिद सईद ने बताया, आबादी में सालाना 2.4% का इजाफा हो रहा है। आबादी पर कंट्रोल के 2 हदफ मुकर्रर किए हैं। एक हदफ 2025 और दूसरा 2030 तक हासिल किया जाएगा। 2025 तक आबादी बढ़ने की शरह 1.5%, जबकि 2030 तक ये शरह 1.4% हो जाएगी। आबादी कंट्रोल से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया। आबादी से मुतल्लिक सर्वे किस हद तक मुस्तनद होते हैं, थर्ड पार्टी सर्वे किससे कराया जाता है। वाज़ेह किया कि सर्वे के आदाद शुमार मुस्तनद नहीं होंगे तो कोई भी प्लान बेकार है। हुकूमत ने टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर अमल न किया तो तबाही होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे वसाइल सुकड़ रहे हैं, एक वक्त आएगा वसाइल और तलब में खला को पुर करना मुश्किल हो जाएगा। अदालत टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद के मामले की निगरानी करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आबादी कंट्रोल से मुतालिक केस पर फैसला लिख चुके, जो मंगल को सुनाया जाएगा। साथ ही हुकूमत को हर 3 माह बाद टास्क फोर्स की सिफारिशात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, क्लिफ्टन कराची के रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद 2 बच्चों की हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जी बिल्कुल, जहां वक्त बच्चों के वालिद मोहम्मद एहसान ने सिंध हाईकोर्ट को इतला दी है कि फरीकैन में समझौता हो गया है, जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि समझौते की नकूल ट्रायल कोर्ट में पेश की जाए। मजीद बता रहे हैं जफरुल्लाह सुमरो। जफरुल्लाह सुमरो, आगाह कीजिएगा। सिंध हाई कोर्ट में आज क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट में जहरीला खाना खाने के बाद 2 बच्चों की हलाकत के मामले पर आज समाअत हुई। जो इस केस में 2 मुलजमान गिरफ्तार थे, उनके दरख्वास्त जमानत पर आज अदालत में समाअत हुई। दौरान समाअत जो है मकतूल जो बच्चे थे उनके वालिदैन अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को आगाह किया कि हमारा और रेस्टोरेंट के मालिकान के दरमियान जो समझौता हो गया है, ताहम जो मुलजमान गिरफ्तार है उनको भी बरी किया जाए और उसके अलावा जो मालिकान और रेस्टोरेंट पर जो कार्रवाई की जा रही है, ताहम फौरी तौर पर वो तमाम
कार्रवाई को रोक दिया जाए। हमने जो है रज़ालाई तौर पर जो इन तमाम जो मुल्ज़मान है, जो रेस्टोरेंट मालिकान है, उनको माफ़ कर दिया है, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आपने जो अभी यहाँ पर अदालत में बताया है वो आप तहरीरी तौर पर हमें लिख के दे दें और ये लिख कर आप जो है ट्रायल कोर्ट में जमा कराएं जहाँ पर आपका केस ज़ेर समाअत है, उसके बाद ही उस पर कोई फैसला आएगा। ताम अदालत ने जो है मकतूलन के वालिदैन को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। अब जो है मकतूलन के जो वालिदैन है वो ट्रायल कोर्ट में ये तहरीर हुक्मनामा जो है अपना जो जवाब वो जमा कराएंगे, उसके बाद उन पर कोई फैसला किया जाएगा। ताम जब हमने वकील से बात की तो रेस्टोरेंट के वकला का ये कहना था कि जो अदालत में जो मकतूलन के वालिदैन ने उनको मुल्ज़मान को माफ़ करने की आज दरख्वास्त लगाई है, इन पर भी फैसला जो है जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक ज़फरुल्लाह सुमरो, बहुत शुक्रिया आपका। और खेत में आने की सजा मौत। लाहौर के नवाही इलाके जड़ावाला रोड पर नौजवान खेतों में पतंग पकड़ने गया तो मुबैना तौर पर जमींदार ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। मकतूल के लवाहिकीन जड़ावाला रोड पर मैयत रखकर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि कातिलों की गिरफ्तारी तक ये एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। फैजपुर इंटरचेंज के अतराफ जाने वाली ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई है। उधर डेरा बुगटी के इलाके लोप रोड पर ब्रेक फेल होने से मुसाफिर पिकअप उलट गई। हादसे में 2 अफराद जान बहक जबकि 7 अफराद जख्मी भी हुए हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और तमाम तर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डेरा बुगटी में ये वाक़या पेश आया है जहां पर ब्रेक फेल हो जाने से मुसाफिर पिकअप उलट गई। हालिया के इलाके सीरे के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ है। जावेद और शर्जील नामी 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए जबकि 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फुटेज आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालिया का इलाका है सीरे जिसके करीब 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ और जावेद और शर्जील नामी 2 अफराद मौके पर दम तोड़ गए जबकि 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद के मरकज G7 में गैस ना होने की वजह से लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा सबा एक घर में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि गैस ना होने की वजह से खवातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सबा। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के मेन मरकज़ G7 मरकज़ में मौजूद हूँ। कहने को इस्लामाबाद की खूबसूरती, उसके नज़ारे, उसकी हर चीज़ की तारीफ़ की जाती है, लेकिन इस्लामाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस नहीं है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। इस्लामाबाद के आसपास की जितनी बस्तियाँ या इलाके हैं वहाँ पर गैस ना होना तो पता लगता है, लेकिन मेन मरकज़ इस्लामाबाद के बीच में G7 में ये इलाका है जहाँ पर गैस नहीं है। और इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ वहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं। ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि गैस ना होने की वजह से वो यहाँ पर लकड़ी और सिलेंडर जो है वो जलाने पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन अरसलान आपको दिखा सके तो इस वक्त आग कम और धुआं ज़्यादा यहाँ पर निकल रहा है। ख़वातीन बहुत परेशान है जो इतने धुएं में अपने हाथ काले करके ये खाना पका रही हैं। उनसे पूछते हैं कि किस वक्त से यहाँ पर गैस नहीं है और क्या कहना है। बड़ी परेशानी होती होगी आपको यहाँ पर खाना पकाते हुए। बच्चे भी मेरे ख्याल से भूखे ही चले जाते होंगे इस आग के आसरे। जी मैम, बिल्कुल। सुबह का टाइम होता है, सर्दी होती है, उसमें बहुत मसला होता है, गैस नहीं है तो लकड़ियाँ जलाते हैं, धुआं है, फिर गीली लकड़ियाँ होती हैं, इसकी वजह से परेशान तो बहुत है, लेकिन क्या करें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि सुबह के वक्त इनके बच्चे जो हैं बगैर नाश्ता किए हुए यहाँ से चले जाते हैं और इस हाल में आप देखें कि हर चीज़ यहाँ पर काली है। गैस नहीं होने की वजह से यहाँ पर ये लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि गैस ना होने की वजह से अक्सर यहाँ पर सिलेंडर धमाके होना मामूल बन गया है क्योंकि जो सिलेंडर है वो अचानक से ही फट जाते हैं क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है। लोग मजबूरी में यहाँ पर ये लकड़ियाँ जलाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद का मेन मरकज जिसका हाल ये आपका
उधर रावलपिंडी में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस लोड शेडिंग से सताए अवाम का पारा हाई हो गया। मजीद बता रहे हैं उस्मान जावेद। जी उस्मान। बिल्कुल, रावलपिंडी में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और रावलपिंडी के ज्यादातर इलाकों में गैस की बंदिश की वजह से आवाम सरापा एहतजाज है और रावलपिंडी में ज्यादातर इलाकों में गैस नापैद हो चुकी है और गैस की असूल के लिए लोग जो है वो हुकूमत से शिकवा कर रहे हैं। और रावलपिंडी की हम मुस्लिम कॉलोनी में मौजूद है जहां पर कुछ खवातीन मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं, गैस नहीं है तो आप क्या कैसे खाना वगैरह बना रहे हैं? बस सिलेंडर, लकड़ा, वैसे भूखे रहते हैं, दिहाड़ी को रात को खाते। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कितनी देर गैस मौजूद होती है और दिन में किस टाइम गैस नहीं होती? रात को 3 बजे आती है और सुबह 5, साढ़े 5 तक, 6 बजे तक होती है। गैस के जो पाइप हैं उनमें से ये शिकवा कर रहे हैं कि गैस की बजाय पानी निकल रहा है। ये आप मुझे बताइएगा, ये आप क्या बात कर रहे थे? सर, रात को हम लोग इंतज़ार करते हैं, रात 3 बजे तक जो है ना हम वॉल खोलते हैं, खोल के मीटरों में से और लाइन में से पानी निकालते हैं। जब घंटा पानी निकल जाता है उसके बाद गैस आती है, फिर 6 बजे तक रहती है और उसके बाद हमने अपनी मदद आप भी की और हमारी गैस फिर भी नहीं आ रही है और हम लोग इस बात से बहुत परेशान हैं। हम GM के पास गए हैं, सबके पास दरख्वास्तें दी हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये मुस्लिम कॉलोनी के अवाम थे, शहरी थे, इनका ये मुतालबा हुकूमत से किया जा रहा है कि गैस की सप्लाई को बहाल किया जाए। गैस की बंदिश की वजह से बच्चे भूखे स्कूल जाने पर मजबूर हैं और गैस न होने की बदौलत बिल जो है वो हजारों में 10 से 15 हज़ार रुपया माहाना इनका बिल आ रहा है। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पाक फौज के हवालदार अब्दुल रऊफ शहीद की 10वीं बरसी आज उनके इलाके टोबाटेक सिंह में मनाई जा रही है। शहीद अब्दुल रऊफ 2009 को सवात ऑपरेशन के दौरान वतन अजीज पर कुर्बान हुए थे। शहीद अब्दुल रऊफ को तमगा बसालत से भी नवाजा गया। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। शाहिद, बताएगा क्या जज्बात अहले खाना के? जी बिल्कुल, मुल्क और सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों को जो है हम सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश की है। ऐसी ही एक हस्ती जो है शहीद अब्दुल रऊफ है, जिन्होंने मुल्क कौम की खिदमत करते हुए 19 साल तक जो है सवात के इलाके कबल में जामे शहादत नोश किया है। इस वक्त मेरे साथ शहीद के जो भाई और उनकी जो अहलिया वो भी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैंने 18 साल पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजारे और मेरे भाई ने 19 साल पाकिस्तान आर्मी में गुजारे हैं और मुल्क और कौम की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया है। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी है उनका ये कहना है कि अगर शहीद जो अब्दुल रऊफ का बेटा होता वो भी उनको भी मैं इसी नक्शे कदम पर चलाती जो ये नक्शे कदम पर उन्होंने चलते हुए तमगा बसालत जो है बहादुरी का जो है जज्बा दिखाकर जामे शहादत नोश किया और ये तमगा बसालत हासिल करके जो है लोगों को ये बताया कि जो है मुल्क की हिफाजत है तो सब कुछ है। जिसमें आज उनके भाई और उनकी जो अहलिया वो जज्बा लेकर बैठी हुई हैं कि हमें भी अगर मुल्क की जो है हिफाजत के लिए हमें कहीं पर भी निकलना पड़ा, जाना पड़ा तो हम वक्त जो है तैयार हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और नाजरीन, IT शोबे में पाकिस्तान की तरक्की की अलामत समझी जाने वाली अरफा करीम 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन प्रोफेशनल सर्टिफाइड बनी, लेकिन बेरहम मौत ने इस नन्ही कली को ख्वाब पूरे करने का मौका ही ना दिया। आज उनकी 7वीं बरसी मनाई जा रही है। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद की बेटी अरफा करीम ने 9 साल की उम्र में IT प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। वो पाकिस्तान में नॉन कमर्शियल डिजिटल वैली बनाना चाहती थी जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करती और बच्चों को मुफ्त तालीम देती। मैं एक सिलिकॉन वैली जैसी ही डिजिकॉन वैली पाकिस्तान में बना, जिसके अंदर एक वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होगी, वो होगी पाकिस्तान की बेटरमेंट के पर्पस के लिए। अरफा करीम को दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स से मुलाकात का भी मौका मिला। अरफा करीम को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी और फातिमा जिना गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। अरफा करीम के वालिद अमजद करीम रंधावा कहते हैं कि तालीम हासिल करने वाली हर लड़की में उन्हें अपनी बेटी नजर आती है। हुकूमत हर बच्चे को आगे बढ़ने के यकसा मौके फराहम करे। गवर्नमेंट की और एल्डर्स के लिए यह है कि वो वाले हालात प्रोवाइड करने के लिए टीचर ट्रेनिंग, पेरेंटिंग ट्रेनिंग या उस पैराडाइम को अडॉप्ट किया जाए जो अरफा चाह रही थी कि हर उस बच्चे को जो पैदा हो उसको बराबरी के मौके मिलने चाहिए। अरफा करीम की वालदा समीना अमजद कहती हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर फख्र है जिसका ख्वाब आज भी कौम की बेटियों में जिंदा है। अगर आप देखें कि उसने अगर उस एज में IT का सोचा था जब किसी को पता भी नहीं था, तो वो कितनी बड़ी सोच की मालिक थी। अगर अब वो हमारे साथ होती तो वो और न जाने क्या कुछ सोचती पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझती हूँ कि हमारे आज के नौजवान बच्चे और बच्चियाँ
दोनों के लिए वो मशले राह है। अरफा करीम हजारों ख्वाब लिए मंजिल की जानिब रवादमा थी कि 22 दिसंबर को मिर्गी का दौरा पड़ा और 14 जनवरी को वो खालके हकीकी से जा मिली। कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी की आज 119वीं सालगिरह है। हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। खिदमात के सिले में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। कौमी तराना किसी भी कौम की शनाख्त होती है और इसी शनाख्त से कौमें पहचानी भी जाती हैं। कौमी तराने की शायरी, इसके अल्फाज मामूली नहीं होते, इन्हें बहुत अहमियत हासिल होती है। हमारा कौमी तराना लिखने की सादत अबुल असर हफीज जालंधरी को हासिल हुई। हफीज जालंधरी 14 जनवरी 1900 में हिंदुस्तान के शहर जालंधर में पैदा हुए। आपकी अदबी काविशों का आगाज 1922 से हुआ। आप 1922 से 1929 तक मुतादिद जराइद के एडिटर रहे। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क के लिए एक कौमी तराने की ज़रूरत महसूस हुई। उस वक्त की हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी जिसमें हफीज जालंधरी भी शामिल थे। मुल्क भर से शायरों और मौसीकारों ने कमेटी को 700 से ज़ायद धुनें अरसाल की, जिस पर अहमद जी फागला की तैयार करदा धुन को पसंद किया गया। हफीज जालंधरी का लिखा तराना हुकूमत पाकिस्तान ने जनवरी 1954 को मंजूर किया और 14 अगस्त 1954 को पहली बार हफीज जालंधरी की आवाज में रेडियो पाकिस्तान पर नशर किया गया। हफीज जालंधरी गीत के साथ नज़म और गजल दोनों के कादिरुल कलाम शायर थे। 1965 की पाक भारत जंग में भी उन्होंने कई पुरजोश नज़में लिखी। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मजीद खबरें एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए राजा रियाज को दिल में तकलीफ हुई है और राजा रियाज को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद दाखिल करा दिया गया है। नून लीग के साबिक एमपीए ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम भी दिल की तकलीफ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में इस वक्त जेरे इलाज हैं। आपको बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए राजा रियाज को दिल में तकलीफ और राजा रियाज को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद दाखिल करवा दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम भी दिल की तकलीफ के बायस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। तो आपको ये ताज़ा खबर दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए राजा रियाज को दिल की तकलीफ और इसके बायस उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। तब्दीली सरकार की किफायतशारी के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल खजाने पर बोझ बन गया। वीआईपी फ्लाइट्स के लिए 2 करोड़ 21 लाख रुपए इजाफी फंडिंग जो है वो मांगी गई है, जिसके लिए फंड्स के अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए काबीना इजलास में समरी भी भिजवा दी गई है। तो आपको खबर दे रहे हैं कि तब्दीली सरकार की किफायतशारी के दावे हवा हो गए। उधर लाहौर बोर्ड के मुलाजमीन ही जाली डिग्रियां बनाकर देने में मुलव्वस निकले। 2 जूनियर क्लर्क जाली डिग्रियां बनवाकर तुलबा को फरोख्त करते थे। दोनों का ताल्लुक बोर्ड के टेबुलेशन ब्रांच से है। आसिफ इमरान और जिशान सज्जाद को ओहदों से मुअत्तिल कर दिया गया है। आपको बताते चले लाहौर बोर्ड के मुलाजमीन ही जाली डिग्रियां बनाकर देने में मुलव्वस निकले। इसराइल के एक दफ्तर में भटका परिंदा दफ्तर की इमारत के अंदर आन फंसा। परिंदा उधर उधर उड़ता रास्ता ढूंढ रहा था कि ऐसे में एक बिल्ली को ये घर आई दावत लगी और उसने जंप लगाकर इस परिंदे को चपट लिया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हेडलाइन।